अस्सलाम वालेकुम। आप शायद जानते हो कि खिलाड़ियों और खेलों से जुड़े लोगों का स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत इन लोगों के जो खिलाड़ी नहीं हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, क्योंकि इनकी तरबियत ही ऐसी होती है, इनकी प्रैक्टिस हमसे अच्छी होती है। लेकिन क्या आपको पता था कि अगर आप इनके मसल सेल्स के अंदर देखें तो इस सारी प्रैक्टिस की वजह से इन्होंने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अपने अंदर डेवलप कर ली है या पैदा कर ली है। इनके सेल्स में एक अलग सी चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में बन चुकी है बनिस्बत उन लोगों के जो खेल नहीं खेलते। वो क्या है? और ये चीज़ इनके पास ज़्यादा क्यों है? ये इनको कैसे मदद करती है ज़्यादा स्टैमिना हासिल करने में? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि एग्जैक्टली सेल के अंदर कहाँ रिस्पायरेशन या रेस्पिरेशन होती है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन ही है जिसकी वजह से हमको तवानाई मिलती है। तो एक पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि सेल्स किस तरह से ग्लूकोज लेते हैं और फिर इसको तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमको तवानाई मिलती है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया जा सकता है, जो कि बहुत तवानाई इस्तेमाल करती है। हम इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं और ये ऑक्सीजन के ना होते हुए भी किया जा सकता है, जहाँ पे हमें थोड़ी सी तवानाई मिलती है और इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल नया-नया सा लग रहा है या आपको लगता है कि दिमाग ताज़ा करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देखें, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये बहुत तफ़सील से वहाँ बताया गया है और मैंने ये भी बताया है कि इन इक्वेशंस को कैसे याद रखा जा सकता है। तो ये रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है? अब सवाल ये है कि एग्जैक्टली किस सेल के हिस्से में ये रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जो एक मसला होता है इस जवाब को हासिल करने में वो ये कि ये एक स्टेप या वन स्टेप रिएक्शंस नहीं हैं। ये कई सारे स्टेप्स में मुकम्मल होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बस ग्लूकोज से मिला दिया जाता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। बीच में कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें से कुछ स्टेप्स किसी एक सेल के हिस्से में होंगे और बाकी स्टेप्स किसी दूसरे हिस्से में। तो क्या हमें सारे स्टेप्स याद करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कई सारे स्टेप्स होते हैं और हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ रेस्पिरेशन का पहला स्टेप सीखेंगे। पता ये चलता है कि चाहे हम कोई सी भी रेस्पिरेशन करें, चाहे वो एरोबिक हो या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन, जो भी करनी हो, पहला स्टेप सबका एक ही है। पहला स्टेप ये है कि ग्लूकोज को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। मुझे ऐसे सोचने में सही लगता है। ग्लूकोज को दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और इन दोनों को हम पायरुवेट कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के। और इस अमल में क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, हमें थोड़ी बहुत तवानाई भी मिलती है। तो थोड़ी सी तवानाई रिहा होती है और इसको मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ ये दिखाने के लिए कि बस थोड़ी सी तवानाई ही रिहा होती है। अब ये पायरुवेट एक बिल्कुल ही नया लफ्ज़ होगा, है ना? तो ये असल में है क्या? ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज है, पायरुवेट भी वैसा ही मॉलिक्यूल है और हम इसके फॉर्मूला को नहीं देखेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बताती चलूँ कि ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। पता ये चलता है कि पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन्स होते हैं और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ग्लूकोज को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 2 आधों में। बीच में और भी रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन हमें इनको लेकर परेशान नहीं होना। लेकिन ये पहला स्टेप है और हम इस स्टेप को एक नाम भी देते हैं। इस स्टेप का नाम है ग्लाइकोलिसिस। आप शायद इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा सुने रेस्पिरेशन में। पता है ये लफ्ज़ हमें क्या बता रहा है? ग्लाइको जो है वो ग्लूकोज की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है ग्लूकोज और लिसिस या लाइसिस का मतलब है तोड़ना। तो शायद अब आप देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ग्लूकोज को तोड़ना और बुनियादी तौर पर ये ही हो रहा है यहाँ। ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में और जब इस पायरुवेट को मज़ीद तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब हमें ये वाली एरोबिक रेस्पिरेशन मिलती है और यही अमल ज़्यादातर आपके सेल्स के अंदर भी हो रहा होता है।
दूसरी जानिब अगर पायरुवेट को तोड़ा जाए बिना ऑक्सीजन के तो हमें ये वाले रिएक्शंस मिलते हैं। लेकिन एक दूसरा फ़र्क इन दोनों रिएक्शंस के बीच ये है कि जब आप पायरुवेट को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हैं, ये रिएक्शंस भी तवानाई को रिहा करते हैं और इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी तवानाई निकाली जाती है। दूसरी जानिब अगर हम पायरुवेट को बिना ऑक्सीजन के तोड़ें तो इसमें तवानाई बिल्कुल भी रिहा नहीं होती। तो पायरुवेट में से तवानाई रिहा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाए। और अब आप देख सकते हैं कि अगर आप एरोबिक वाला रास्ता चुनें, हमें तवानाई मिलती है जब ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ा जाता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, और हमें फिर से बहुत सारी तवानाई मिलती है जब हम पायरुवेट को मज़ीद तोड़ते हैं। और इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन बहुत बेहतरीन है क्योंकि हमें बहुत सारी तवानाई मिलती है जब हम पायरुवेट को मज़ीद तोड़ते हैं। और इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत बेहतरीन है क्योंकि हमें बहुत सारी तवानाई मिलती है। दूसरी जानिब अगर हम फर्मेंटेशन वाला रास्ता चुनें, आप देख सकते हैं कि तवानाई सिर्फ तभी मिलती है जब ग्लाइकोलिसिस का अमल होता है। जब पायरुवेट को मज़ीद तोड़ते हैं इधर तो तवानाई नहीं मिलती, और इसी वजह से फर्मेंटेशन से बहुत ही कम तवानाई मिलती है जो ग्लाइकोलिसिस के अमल के दौरान मिली थी। तो अब हम अपने पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं, ये रिएक्शंस कहाँ जगह लेते हैं या कहाँ होते हैं। पता ये चलता है कि जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। और ये याद दिलाती चलूँ कि साइटोप्लाज्म है क्या। फ़र्ज़ करें कि ये एक जानवर का सेल है, तो ये जो नुक्ते वाली जगह है ये साइटोप्लाज्म है। ये पूरी जगह जो न्यूक्लियस के बाहर है लेकिन सेल के अंदर ही है, और यहीं पे ये सारा एनारोबिक वाला अमल हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में और फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हमको एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए हो, एक दफ़ा जब ग्लाइकोलिसिस हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुवेट को इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है और ऑक्सीजन को भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पर ये वाला रिएक्शन जगह लेता है। और जब एक दफ़ा ये रिएक्शन हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया वो सारी तवानाई या एनर्जी बाहर निकालेगी, वो सारी तवानाई। और इसी वजह से कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस होता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो सबसे ज़्यादा तवानाई निकाल रहा है जिसकी सेल को ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल को करते हुए। तो क्या अब आप सोच सकते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो खिलाड़ियों के मसल्स के सेल्स में ज़्यादा होते हैं? तो अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सोचा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास होगा उतना ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस आप एक साथ अंजाम दे सकते हैं और इतनी ही ज़्यादा तवानाई भी मिलती रहेगी जब भी आपको चाहिए हो। तो साइंसदान ये मालूम कर चुके हैं कि एक एवरेज अगर लें, खिलाड़ियों के मसल सेल्स में तकरीबन दुगनी मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है बनिस्बत आम लोगों के या वो लोग जो खेल से ताल्लुक़ नहीं रखते। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, एक मखसूस फ़र्क जो आप अपने जिस्म के अंदर पाएंगे, आपके मसल सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो जाएंगे। है ना मज़े की बात? तो अब जो तवानाई इन माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, एक सेल इसका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकता है। ठीक ऐसा ही होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। तवानाई जो मिलती है ग्लूकोज को तोड़ने के बाद वो सेल इस्तेमाल नहीं करता। फिर होता क्या है? पता ये चलता है कि वो तवानाई एक और मॉलिक्यूल के अंदर रखी जाती है, और वो मॉलिक्यूल बहुत ही मशहूर मॉलिक्यूल है। इसको हम ATP कहते हैं, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस बड़े नाम को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ATP ठीक रहेगा। और वो तवानाई सारी इस ATP के अंदर रखी जाती है। और जब मैंने ये पहली बार सीखा था तो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम समराइज़ करें कि रेस्पिरेशन क्या है, ये सब यहाँ से हटाते हैं। तो अब रेस्पिरेशन में है हमारे पास ग्लूकोज। फ़र्ज़ करें ये ग्लूकोज है, तो सेल्स क्या करते हैं? अब वो इसको तोड़ते हैं और इस तवानाई को बाहर निकालते हैं। लेकिन बजाय कि वो इस तवानाई को इस्तेमाल करें, वो क्या करते हैं?
वो इस तवानाई को लेकर एक और मॉलिक्यूल में रख देते हैं जिसे ATP कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो तवानाई को मुंतकिल कर रहे हैं ग्लूकोज से ATP तक, छोटे पैकेट्स में। लेकिन क्यों? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने से बहुत सारी तवानाई मिलती है और सेल्स को इतनी ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत नहीं होती अपने कामों को अंजाम देने के लिए। ये बहुत ज़्यादा है इनके लिए और इसी वजह से ये इनको छोटे पैकेट्स में संभाल कर रख देते हैं और जब भी सेल्स को तवानाई की ज़रूरत होती है वो इस ATP को तोड़ते हैं और इन ATP में बिल्कुल सही मिकदार होती है तवानाई की अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए सोचें कि जैसे तवानाई पैसा है, ग्लूकोज एक बड़ा नोट समझें, मिसाल के तौर पर 1000 का नोट, और ATP को छोटा नोट समझें, जैसे कि 20 या 10 रुपए का नोट। अब अगर मुझे चना चाट या गोलगप्पे खाने हैं तो बेहतर यही होगा कि मैं ये छोटा नोट दूं। गोलगप्पे वाला शायद ये 1000 का नोट ले भी नहीं। तो दूसरी जानिब अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र कर रही हूँ और अगर मैं कुछ नहीं खरीदूं, सिर्फ पैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने हैं, तो अब समझ में आता है बड़ा नोट अपने साथ रखना। अगर मैं सिर्फ 10-10 के नोट रखूं तो मेरा वॉलेट पूरी तरह से भर जाएगा और जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल इसी तरह जो काम सेल्स को अंजाम देने होते हैं, इन्हें सिर्फ थोड़ी सी तवानाई की ज़रूरत होती है, तो ATP इनके लिए बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरी जानिब जब तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, हम इसको ग्लूकोज की सूरत में मुंतकिल करेंगे क्योंकि वो छोटा होता है। अगर सब कुछ ATP की सूरत में होता तो वो बहुत जगह ले लेता बिला वजह। और पता ये भी चलता है कि ATP के मोटा मॉलिक्यूल है। तो जब हम तवानाई को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक, अमूमन वो ग्लूकोज की सूरत में ही करते हैं। वो छोटा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। लेकिन जब सेल्स को वो तवानाई इस्तेमाल करनी होती है, पहले वो इसको ATP में संभाल के रखेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक और अहम वजह ATP को इस्तेमाल करने की ये है कि ग्लूकोज में से तवानाई निकालना एक स्टेप अमल नहीं है। हमने अभी देखा था कि ग्लूकोज को पहले पायरोवेट में तोड़ना पड़ता है, फिर पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे रिएक्शंस अंजाम देता है तवानाई को रिहा करने के लिए। ठीक, तो ये फौरन नहीं होता। दूसरी जानिब ATP को तोड़ना सिर्फ एक स्टेप का अमल है और ये फौरन तवानाई देता है जैसे ही सेल्स को चाहिए होती है। तो अगर अब हम वापस जाएं, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ तवानाई को रिलीज नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इस तवानाई को ATP में डालता है और फिर वो ATP बाहर निकालता है और फिर सेल्स इन ATP को इस्तेमाल करेंगे जब जब इन्हें ज़रूरत होगी। और सिर्फ कुछ नंबर्स आपको बताती चलूँ। ATP जो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया पर ग्लूकोज, हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें तकरीबन 36 ATPs यहाँ मिलते हैं और जब वो ग्लूकोज पायरोवेट में तोड़ा जाता है साइटोप्लाज्म में, तो हमें यहाँ तकरीबन 2 ATPs मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको 2 जमा 36 कुल मिलाकर 38 ATPs मिलते हैं। ये सिर्फ एक किताबी नंबर है, असल में मुख्तलिफ भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन फर्मेंटेशन के अमल के दौरान हमें सिर्फ 2 ATPs मिलते हैं। और अगर आप याद करें तो जब आप पायरोवेट को बिना ऑक्सीजन के तोड़ते हैं, हमें और तवानाई नहीं मिलती। तो इस पूरे फर्मेंटेशन के अमल में सिर्फ 2 ATPs, और इसी वजह से हमारी ज़्यादातर तवानाई एरोबिक रेस्पिरेशन से आती है, जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमें जिंदा रखने के लिए।